हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जहां पर आज हम बात करेंगे लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स पर। मतलब किस प्रकार आप अनअकैडमी और लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स को यूज करके बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं को पास कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। दोस्तों, ये मैं हूं राहुल कुमार मिश्रा। मैंने हिंदी से नेट भी क्वालिफाई किया है, इसके अलावा यूपीएससी का इंटरव्यू भी फेस किया है और 3 साल से ऊपर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं अभी आपको इकोनॉमिक्स का सेक्शन पढ़ा रहा हूँ। आज लगभग मेरी 5वीं क्लास है इकोनॉमिक्स सेक्शन की, जो बीपीएससी मेंस और पीटी को ध्यान में रख के पूरी तरह से डिज़ाइन की गई है। ये बेसिकली हमारे जो कोर्सेज के थ्रू हम चीज़ें आपको देते हैं, डेली लाइव लेसन्स देते हैं जहां आप अपने एजुकेटर से जुड़ सकते हैं, डेली इंगेज हो सकते हैं, डिस्कशंस में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और लगातार अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए टेस्ट दे सकते हैं, क्विजेस दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें, और अपनी परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लाते हैं। पहले जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आईआर वगैरह के सेक्शन लूंगा, तो सारी चीज़ें एक मतलब ऑर्गेनाइज मैनर में चलेंगी और उसको बार बार आप रिवीजन कर सकें, इसलिए हम आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी देते हैं उसका। आप उस वीडियो को देख सकते हैं 4 बार 6 बार, जितनी बार भी आपको मन करे। ये हमारे कुछ लाइव क्लासेस हैं, कुछ एजुकेटर्स, इनको भी आप देख सकते हैं, कुछ अपकमिंग कोर्सेज हैं ये। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो क्या चार्जेस होंगे, तो अगर आप 1 साल के लिए जाते हैं कोर्स लेने, सब्सक्रिप्शन लेने, तो 12 महीने के लिए जो चार्ज है 6,300 रुपये है और उसके लिए आपको ये कोड डालना पड़ेगा RKMUS। ये मेरा कोड है, इसको पे करेंगे। बीपीएससी वैसे भी लंबे टाइम तक चलती है, 1 साल से ऊपर चलने वाली परीक्षा है, तो आप 1 साल या 2 साल वाले सब्सक्रिप्शन ट्राई कर सकते हैं। ये 24 महीने का जो कोर्स है उसके लिए देखिए फीस बहुत कम है, 7,560 रुपये, जो लगभग महीने में आपको 315 रुपये पड़ती है और उसके लिए भी आपको मेरा कोड ये फिल करना पड़ेगा। तो आप इसको बेसिकली देख सकते हैं हमारे कोर्सेज को इसके थ्रू। तो चलिए दोस्तों, आज हम इंडियन इकोनॉमी में बात करने वाले हैं कृषि विपणन पर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि विपणन। तो आज पहले हम देख लें कि किस प्रकार से कृषि विपणन को आज हम किन किन टॉपिक्स के थ्रू समझने वाले हैं। तो पहली बात जो हम देख रहे हैं, हम देखेंगे कि कृषि विपणन का अर्थ क्या है, कृषि विपणन की सामान्य समझ क्या है। क्योंकि बीपीएससी में भी आपने देखा था, जब मैं पहली क्लासेस ले रहा था तो पहली क्लास में मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आया था शायद 56 से 59वीं बीपीएससी में, कि कृषि विपणन का क्या अर्थ है, उसकी कमजोरियां क्या है। तो वो क्वेश्चन भी आज आपका अच्छे से डील हो जाएगा यहाँ पे चीजें पढ़ने के बाद। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक सर्वे से कुछ डेटा भी निकाले हैं, वो भी आपको मदद करेंगे यहाँ पे। तो कृषि विपणन का क्या अर्थ है, इसका महत्व क्या है भारतीय कृषि के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। इस संदर्भ में, कृषि विपणन के संदर्भ में विधायिका की क्या पहल रही ना, मतलब सरकार ने क्या पहलें की अपने स्तर पर, विधायन के स्तर पर। इसके अलावा कृषि उत्पादन बाजार समिति के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये पूर्व पीठिका बना रही थी मॉडल एपीएमसी एक्ट की। इसके अलावा हम देखेंगे कृषि उत्पादन बाजार समिति की जो कमियां थी, जो सीमाएं थी, और उनको एड्रेस करते हुए किस प्रकार मॉडल एपीएमसी एक्ट की पृष्ठभूमि बनती है। इसके प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट के प्रमुख प्रावधान हैं, और देखेंगे कि अभी भी क्यों मॉडल एपीएमसी एक्ट में कुछ कुछ समस्याएं हैं और यहाँ पे सुधार की जरूरत है। और इसके बाद हम देखेंगे वे फॉरवर्ड, आगे की क्या राह है या सुझाव क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कृषि विपणन क्या है, तो कृषि विपणन अगर देखा जाए तो एक जो सामान्य हमारी समझ कहती है, वो ये कहती है कि उन समस्त विपणन कार्यों और सेवाओं से इसका मंतव्य है जहां कृषि वस्तुएं ना, कृषि शब्द यहां पे लगा है, तो जहां कृषि वस्तुएं उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, वहां से अंतिम उपभोक्ता मतलब आप तक जो उपभोग करते हैं, उन तक जो पहुंचती है वो पूरी प्रक्रिया जो है, वो कार्य और सेवाएं, क्योंकि वो सेवाओं के अंतर्गत आता है अगर वो परिवहन के माध्यम से आ रही हैं, तो वो जितने भी कार्य और वो जो सेवाएं होंगी, जो भी उसमें उसमें सम्मिलित होंगी, वो सारी कुल मिला के क्या कही जाएंगी, कृषि विपणन। इसको अगर थोड़ा और खुल के समझना चाहें तो उत्पादन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, उपभोग होता है। उत्पादन इसीलिए किया जाता है, कृषि उत्पादन क्यों किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि उपभोग किया जा सके। तो इसीलिए विपणन क्या है, उत्पादन का एक अभिन्न और अनिवार्य अंग भी है। ये थोड़ा डिटेल में हम लोग परिभाषा समझ रहे हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, एक उत्पादन प्रोडक्शन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि विपणन इसीलिए किया जाता है क्योंकि उपभोग होता है। और विपणन के पीछे जो होता है मुख्यतः क्या होता है कि एक प्रोत्साहन आपको रहे ना, कि आपको कुछ पैसा मिलेगा, वो सारी चीजें। तो कृषि विपणन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं? एकत्रीकरण आता है, ठीक है, संसाधनों का एकत्रीकरण, उससे किस प्रकार आप उत्पादन करते हैं। इसके अलावा परिवहन आता है, ठीक है, भंडारण आता है, श्रेणीकरण, मतलब किस स्तर का कौन सा उत्पाद है उसकी श्रेणियां डिफाइंड हो पूरी तरह से। इसके अलावा विधायन आता है, और जोखिम वित्त व्यवस्था भी आती है, विज्ञापन प्रचार आता है, क्रय और विक्रय, ये सारे जो कार्य हैं ये आते हैं। मतलब अगर इसको एक तरह से समझे तो किसान ने अगर खेती करने के लिए सोचा तो उसे संसाधनों का एकत्रीकरण करना पड़ेगा, श्रम का, भूमि का, ना पूंजी का, उनका एकत्रीकरण करके वो उत्पादन करेगा। उत्पादन करने के बाद वो जो उत्पादन होगा वो कहाँ जाएगा? वो भंडारण परिवहन के थ्रू क्या होगा, वो भंडारण में जाएगा, एफसीआई गोदाम में जाएगा। एफसीआई गोदाम में जाने के बाद क्या होगा, वहां पे श्रेणीकरण किया जाएगा कि ये किस श्रेणी का उत्पाद है ना। मान लीजिए कोई बहुत अच्छी श्रेणी का उत्पाद है, कोई थोड़ा कम हल्की श्रेणी का उत्पाद है। उसके बाद विधायन विधि बनेगी कि इसको किस तरह से हमें देश के विभिन्न हिस्सों में भेजना है, या अगर फैक्ट्रीज डिमांड करती हैं तो इनको किस तरह से भेजना है। इसके अलावा कुछ जोखिम वित्त व्यवस्था भी होगी ना, कि ऐसा ना हो कि कोई समस्या आ जाए, तो इसके लिए आपको फिनेंशियल कुछ सपोर्ट भी रहेगा वहां पे। फिर देखिए, जब उत्पाद एक बन जाता है, ठीक है, जो उत्पाद बन गया, मान लीजिए यहां से गेहूं गया, उससे बिस्किट बन गया, तो वो जो बिस्किट बना उसका प्रचार भी किया जाएगा कि ये बिस्किट बहुत पॉपुलर है, या इसमें ग्लूकोज है, तरह तरह की चीजें। तो विज्ञापन का जब प्रचार वगैरह किया जाएगा तो क्या होगा, एक डिमांड जनरेट हो जाएगी, उपभोक्ताओं के मन में एक क्या रहेगा, एक उत्सुकता रहेगी कि हमें वो उत्पाद ट्राई करना है। तो उसके क्रय और विक्रय, ये सारे काम जो आते हैं ये कृषि विपणन के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है अब आपको पूरी एक समझ बन गई होगी कि ये एक पूरी चेन है बेसिकली कृषि विपणन की। तो कृषि विपणन का यही अर्थ है क्या, कि वो कार्य और सेवाएं जो कृषि वस्तुओं को उत्पादक से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं वो कृषि विपणन कहलाती हैं। फिर कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं भी देख लेते हैं। जब आप लिख रहे हो कभी आंसर, तो एक दो अर्थशास्त्री हैं, अगर इनकी परिभाषा आप कोट कर देंगे तो उससे आपकी आंसर की गुणवत्ता भी बहुत बढ़ जाती है। जैसे एडवर्ड और डेविस ने क्या कहा है, एडवर्ड और डेविस ने कहा है कि विपणन एक आर्थिक नीति है, अर्थ केंद्र में है पूरी तरह। तो विपणन क्या है, एक आर्थिक नीति है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को बदला जाता है, मतलब रूपांतरित किया जाता है, और उनके मूल्य किसमें व्यक्त हो जाते हैं, मुद्रा में। तो हमने देखा था किस प्रकार वो संसाधनों के एकत्रीकरण से लेके प्रक्रिया वो शुरू होती है और अंत में विक्रय पर खत्म होती है। तो उसका क्या हो जाता है, एक मौद्रिक मूल्य निकल आता है। तो विपणन वही एक आर्थिक रीति है जिसके द्वारा वस्तुओं सेवाओं के रूपांतरण के माध्यम से उसका एक मौद्रिक मूल्य निकल आता है। ये एडवर्ड डेविस की परिभाषा है, आसान परिभाषा है। एक और परिभाषा आप देख लीजिए थॉमसन के अनुसार, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन आया है तो दोबारा भी पूछने की पूरी पूरी संभावना है। इसके अलावा चर्चा ये थी कि महाराष्ट्र ने भी बिहार को फॉलो करते हुए जो एपीएमसी थे उनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया है, ठीक है, तो जो मंडियां थी, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। ये घटना पिछले साल की है, लेकिन पिछले साल के बाद अभी तक तो बीपीएससी का कोई मेंस हुआ नहीं है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए थॉमसन क्या कहते हैं, थॉमसन कहते हैं कि कृषि विपणन के अध्ययन में वे सभी कार्य और संस्थाएं आती हैं जिनके द्वारा कृषकों के जो प्रक्षेत्र या खेत आप समझिए, जिसके द्वारा कृषकों के जो खेत हैं उस पर उत्पादित जो भी फूड ग्रेन्स हैं, खाद्यान्न हैं या कच्चे माल हैं, या उससे निर्मित माल का जो ना, उससे जो निर्मित माल है या थोड़े प्रसंस्कृत माल है, उससे अंतिम उपभोक्ता तक अगर संचालन हो जाए तो यही कृषि विपणन है। वही परिभाषा को थोड़ा सा और डिटेल कर रहा है ये। फिर क्या कह रहा है कि विपणन क्रियाओं का ना, जो विपणन क्रियाएं होती हैं उनका कृषकों, मध्यस्थों और उपभोक्ताओं पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन भी कृषि विपणन के अंतर्गत आता है। तो एक नई चीज यहां पे क्या जुड़ रही है इस परिभाषा में, कि जो विपणन क्रियाएं हो रही हैं उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, किस पर, कृषकों पर, मध्यस्थों पर, जो मिडिलमैन होते हैं या फिर उपभोक्ता होते हैं, वो भी कृषि विपणन के अंतर्गत आता है। तो ये एक आप कहेंगे तो एक मुकम्मल परिभाषा हो गई, एक कंप्लीट परिभाषा हो गई थॉमसन के अनुसार।
निष्कर्षता क्या कह सकते हैं फिर? निष्कर्षता ये कहा जा सकता है कि कृषि विपणन से जो तात्पर्य है मुख्यतः कृषि संबंधी जो व्यवसाय क्रियाओं के निष्पादन से है ना। कृषि से जुड़ी हुई जो व्यवसाय क्रियाएं हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो सर्विसेज हैं, उनसे है। जो उत्पादक से उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता तक कृषि उत्पादों और सेवाओं के संचालन को न केवल सृजित करती हैं बल्कि नियंत्रित भी करती हैं ना। तो ये रहा हमारा कृषि विपणन का अर्थ। अब देखिए कृषि विपणन का महत्व क्या होता है ना। हमने देखा इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, अब इसका महत्व भी देखें तो बेसिकली किसानों के लिए एक अवरोध मुक्त हो, सक्षम हो और प्रतिस्पर्धात्मक ना, कॉम्पिटिटिव हो। एक तो कोई अवरोध ना हो, दूसरा वो सक्षम हो अपने आप में, और तीसरा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि विपणन प्रणाली का विकास आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि तभी उनका किसानी का प्रोत्साहन बना रहेगा। ठीक है, तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, अवरोध मुक्त, सक्षम और प्रतिस्पर्धात्मक कृषि विपणन प्रणाली का विकास आवश्यक है। और इसी के माध्यम से क्या किया जा सकता है, इसी के माध्यम से दो अन्य उद्देश्य भी साधे जा सकते हैं। किसके? कृषि विपणन के माध्यम से। क्या क्या? एक तो पश्च फसल बर्बादी को कम करना। आपको पता है किस तरह से यहाँ पे जो फसलें होती हैं वो ठीक से शीत भंडारण गृह नहीं होने के कारण, कोल्ड स्टोरेज की कम क्षमता होती है, उस सब के कारण वो जो फसलें होती हैं जो कट के आती हैं वो बर्बाद हो जाती हैं कई बार। लेकिन अगर वो उस प्रक्रिया में आ जाएंगी कृषि विपणन की, तो उनका संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि उनका एक मौद्रिक मूल्य होगा और उसकी जिम्मेदारी किसी की होगी। तो इसी के माध्यम से, कृषि विपणन के माध्यम से आप क्या करते हैं, ना केवल किसानों को अवरोध मुक्त, सक्षम और प्रतिस्पर्धात्मक बना के रखते हैं उनके उत्पादों को, बल्कि पशु फसल बर्बादी को भी कम करते हैं। और जो विपणन लागत है ना, इसको भी आप अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर रखने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के कृषि विपणन का क्या महत्व है इंडियन एग्रीकल्चर में और इंडियन फार्मर्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज उभर के आ रही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उचित और प्रतिस्पर्धात्मक कीमत अगर सुनिश्चित होगी तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों को इसका फायदा मिलेगा, प्राथमिक से लेकर द्वितीयक से लेकर तृतीयक तक ना। और इसके साथ ही क्या होगा, उपभोक्ताओं के लिए उचित कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुएं भी सुनिश्चित हो जाएंगी ना। उपभोक्ताओं के लिए भी सस्ते दामों पे अगर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिलेंगी तो हम क्या करेंगे, हम उन्हीं उत्पादों की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप देखिए प्रचार किस तरह से किए जाते हैं ना, साइकोलॉजी से खेला जाता है कि सस्ता भी अच्छा भी, ऐसा इस तरह के जो टर्म्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, वो सारी चीजें। फिर देखिए कृषि विपणन के संदर्भ में विधायिका की क्या पहल रही, जो हमने बात की कि जब देखा गया कि कृषि विपणन का इतना महत्व है, तो संसद जो थी, संसद का भी अपना एक सोचने का तरीका था कि किस तरह हम कृषि विपणन के माध्यम से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता रखें। क्योंकि आप देखेंगे ना 1947 के बाद जब भारत आजाद होता है तो 20-25 साल तक, अगर आप देखेंगे मोटा मोटा 20 साल तक खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हमारी नहीं थी और भारत खाद्य सुरक्षा को इंजॉय नहीं कर सकता था। इसीलिए क्या हुआ था, तो देखिए खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय हुआ था। और यहां पर क्या था, आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक थी ना, मांग बहुत ज्यादा थी और आपूर्ति उस तरह से थी नहीं। क्योंकि आपके जो बहुत फर्टाइल लैंड थे, पंजाब का जो लैंड था बेसिकली, जो बहुत डेवलप भी था उस दौर में, वो आधा, लगभग आधे के आसपास पाकिस्तान में चला गया था। तो इससे समस्या हो गई थी, खाद्य सुरक्षा की समस्या हो गई थी। और इसी ने कृषि उत्पाद बाजारों में बड़े व्यापारियों के वर्चस्व को भी सुनिश्चित किया। तो हुआ क्या कि जो मंगा के रख सकता था, ज्यादा आयात करके रख सकता था अनाज वगैरह, या होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी ज्यादा थी, वही लोग वो कृषि उत्पाद रख सकते थे। तो उसमें देखा क्या गया कि बड़े व्यापारियों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, जिसकी वजह से लघु और सीमांत किसानों को समस्या आने लगी। और ये बड़े व्यापारियों ने जब वर्चस्व स्थापित किया तो आप देखेंगे तो बाजार में क्या होता है, मतलब बाजार के केंद्र में ही मुनाफा होता है, लाभ होता है। बिना लाभ के कोई भी चीज होती नहीं है। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के माध्यम से अपने लाभ का जो मार्जिन था उसको अधिक से अधिक करने की लगातार कोशिश की कि उसको हम हायर एंड पे ले जाएं अपने लाभ को, जिसकी तरफ ध्यान फिर किसका चला जाता है, सरकार का चला जाता है ना। इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ा, फिर उपभोक्ताओं पर पड़ा। क्योंकि अगर वो लाभ को अधिकाधिक करेंगे तो उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, तभी तो लाभ अधिक हो पाएगा। इसी कारण सरकार की ओर से क्या हुआ था, देखिए 1955 के आसपास ही आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया
कि आप इस वस्तु को, उसमें कुछ चीजें डाली गई आवश्यक वस्तु अधिनियम में, अभी ये कोरोना के दौरान वापस के चर्चा में है आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसके तहत जो चीजें डाल दी जाती हैं उनको आप एक लिमिटेड सीमा के अधिक उनको आप नहीं रख सकते हैं होल्ड करके ना। तो ये इससे क्या होगा, इससे जो जमाखोरी और मुनाफाखोरी होगी वो हतोत्साहित होगी। और कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के रूप में विधायी पहल की गई। ठीक है, तो कृषि विपणन का महत्व समझा गया और संसद ने भी इसको ध्यान में रखते हुए विधायिका ने आगे पहल की। फिर देखिए क्या हुआ, ये बेसिकली एपीएमसी के बारे में कुछ तथ्य हैं, एपीएमसी भी हम पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे ये पीटी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। तो मुख्यतः क्या है कि जो वर्तमान में कृषि वस्तुओं का विपणन होता है वो राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित एपीएमसी अधिनियम द्वारा प्रसारित होता है। मतलब इसको जो गवर्न करता है वो कौन करता है, राज्य सरकार द्वारा जो अधिनियमित एपीएमसी होते हैं, क्योंकि कृषि किसका है, स्टेट का सब्जेक्ट है। तो एक मॉडल एपीएमसी एक्ट तो बना दिया गया, लेकिन राज्यों को छूट दी गई कि आप अपने अनुसार इसको गवर्न कीजिए। इसके अलावा देखिए तो कृषि वस्तुओं के साथ साथ पशुधन भी इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल है। पीटी में कभी क्वेश्चन पूछा जाए एपीएमसी से तो उसको उस तरह से देख सकते हैं। फिर देखें, किसानों द्वारा फसलों की पहली बिक्री या कटाई के बाद नीलामी के माध्यम से केवल एपीएमसी एक्ट के तहत अधिकृत मंडियों में ही हो सकती है ना। तो जो नीलामी होगी, ये देखिए बेसिकली ये नीलामी जो होगी वो किसके माध्यम से होगी, एपीएमसी एक्ट के तहत जो अधिकृत मंडियां होंगी वहीं पर, फार्म गेट या खेत पर नहीं। फार्म गेट ही कहते हैं, खेत को फार्म गेट भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यापारी चला जाए और सीधे खेत में किसान से बात कर ले और उसके बाद उसकी फसल खरीद ले, बल्कि एपीएमसी एक्ट के तहत अधिकृत मंडियों के माध्यम से ही होगी। ये एपीएमसी के बारे में हमने थोड़ा सा पीटी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट चीजें दिखी थी वो देख लिया। फिर देखिए, अब हम बात करेंगे कृषि उत्पादन बाजार समिति पर। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो मार्केटिंग बेसिकली कमेटी है, एपीएमसी ही इसे कहेंगे। बाद में इसमें एपीएमसी एक्ट बना और 2003 में और वो सारी चीजें हुई। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था कि केंद्र सरकार ने कृषि उत्पाद विपणन ढांचे के विकास के लिए इसकी एक विस्तृत रूपरेखा तय की ना, कि कृषि उत्पादों का जो विपणन होगा इसके लिए एक विस्तृत प्लान होना चाहिए, एक हमारी रूपरेखा होनी चाहिए। और इसी के माध्यम से क्या हुआ, एपीएमसी की अवधारणा आई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी, एपीएमसी। और इसके साथ ही राज्यों से अपने स्तर पर बाजार समिति से संबंधित विधायी पहल की भी अपेक्षा की गई कि राज्य जो है अपने स्तर पर बाजार समिति से जुड़े हुए कुछ कानून भी बनाएं। राज्यों से अपेक्षा की गई, क्योंकि राज्य किसका, कृषि राज्य सूची का विषय था कृषि ना, तो इस वजह से क्या किया गया, राज्यों से अपेक्षा थी। और इस समिति से यह भी अपेक्षा थी कि एक उचित प्लेटफॉर्म किसानों के लिए उपलब्ध कराएगा ताकि उनके उत्पादों की उचित और प्रतिस्पर्धात्मक कीमत मिल सके। क्योंकि किसानी कैसा था, किसानी को लाभकारी बनाना था, किसानी को या कृषकों के जीवन को बेहतर बनाना था। फिर देखिए अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। तो अधिनियम के प्रमुख प्रावधान ये हैं बेसिकली, एपीएमसी जो बना ना, कृषि उत्पादन बाजार समिति, अभी हम एपीएमसी एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं वहां पे, ये जो एपीएमसी बना है इसके तहत पूरे राज्य को कई अधिसूचित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, कुछ शेड्यूल्ड एरियाज में विभाजित कर दिया गया और विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी बाजार समितियों को उस क्षेत्र में कृषि विपणन के नियमन की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। तो हुआ क्या कि बेसिकली अगर एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे कुछ एक एरिया चुन लिए गए, उन एरिया के आधार पे ये किया गया कि वहां पे जो बाजार समितियां थी उनको एक बाजार, जो वहां के किसान थे उनके लिए एक पर्टिकुलर बाजार समिति थी, तो उनको वहीं पे आके अपने उत्पाद बेचने थे। और कृषि विपणन के नियमन की भी जो जिम्मेदारी सौंपी गई किसको, उन्हीं बाजार समितियों को सौंपी गई ना, जो कृषि उत्पादन बाजार समिति हम देख रहे हैं। मतलब उनका एक एरिया डिफाइंड कर दिया गया कि आप इतने ही एरिया के किसानों को सर्व करेंगे ताकि उनके ऊपर बहुत दबाव न रहे और कृषकों के मन में बहुत भ्रम की स्थिति न रहे। इस अधिनियम ने क्या किया, कृषि विपणन का जो प्रश्न था उसको स्थानीय विषय के रूप में देखा, जिसका दायरा अधिसूचित क्षेत्र तक ही सीमित है। मतलब इसने राष्ट्रीय स्तर पर देखा ही नहीं। जो कृषि विपणन का प्रश्न था वो मुख्यतः कैसा था, स्थानीय विषय। हमने देखा ना वो कैसे स्थान विशेष तक ही रोक देता है, स्थान विशेष तक ही
सीमित कर देता है कि आपका एरिया यहीं तक है। आपके जो किसान हैं इस एरिया के, वो इस मंडी में जाके या इस बाजार समिति में जाके अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। फिर देखिए, इस अधिनियम में कृषि उत्पादों की खरीद के संदर्भ में कृषि बाजार समिति को एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। एकाधिकार कैसे हो गया कि अगर आपको, मान लीजिए आप एक एरिया में उत्पादन आपका हो रहा है, आप किसान हैं, और वहां पे जाके अगर आप एक ही मंडी का आपके पास विकल्प है, तो एकाधिकार हो गया उस कृषि बाजार समिति को ना, कि आप उत्पादन बेचने के लिए मतलब बाध्य हैं कि आप वहीं पे जा सकते हैं। तो एकाधिकार हो गया, तो जिससे क्या हुआ, थोक व्यापारी सीधे किसानों से कृषि उत्पादों को नहीं खरीद सकते थे। हमने देख भी लिया था कि कृषि उत्पादों की खरीद उस तरह से वो नहीं कर सकते थे। फार्म गेट पे उनके मतलब अपने जो उत्पाद थे, किसान उसको फार्म गेट पे वो नहीं खरीद बेच सकते थे, और ना ही व्यापारी खरीद सकते थे। बल्कि ये सब काम किसके माध्यम से संभव था, बाजार समिति के ही माध्यम से ये संभव था, जो बाजार समिति थी जिसका एरिया डिफाइंड था। इसके अलावा ये अधिनियम एक मैकेनिज्म का भी प्रावधान करता है। क्या मैकेनिज्म है, वो ये मैकेनिज्म है कि जो क्षेत्र में किसानों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन की बिक्री का नियमन करेगा ना, उत्पादन की जो बिक्री का भी रेगुलेशन करेगा, कौन करेगा, यही करेगा। और साथ ही वो यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी क्षेत्र के किसान उस क्षेत्र से संबंधित कृषि उत्पाद बाजार में अपने उपज की बिक्री करें। मतलब कि बाहर वो गलत चीजें नहीं हो रही हैं, बाहर नहीं बेचा जा रहा है, फार्म गेट सेल नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें सुनिश्चित करेगा। और इसके लिए एक मैकेनिज्म, एक क्या कहेंगे, एक संस्थागत तंत्र की बात करता है। ये कौन सा, आपका कृषि उत्पादन बाजार समिति। फिर देखिए, ऐसे मंडियों के प्रबंधन में बेसिकली सरकार, किसान और व्यापारियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होती है ना। तो जब इसका आप देखेंगे, ऐसे मंडी का जो प्रबंधन बोर्ड होता है, जो मैनेजमेंट बोर्ड होता है, उसमें गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं, और वहां पे जैसे आप मंडी अधिकारी वगैरह सुनते होंगे, किसान भी होते हैं और व्यापारियों के कुछ प्रतिनिधि होते हैं। इनकी भागीदारी होती है, इन तीनों की होती है बेसिकली। क्यों, क्योंकि व्यापारी, बिचौलिए और एजेंटों से किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किया जा सके। लेकिन आप देखेंगे ऐसा हो नहीं पाता है सामान्यतः। जब हम पिछली क्लासेस भी अपनी देख रहे थे, तो हमने देखा था कि किस तरह कार्टलाइजेशन करके या व्यापारिक अपने समूहीकरण करके एक तरह से कृषकों को एमएसपी से भी कम कीमतें मतलब देने के लिए बाध्य कर देते हैं कि आप एमएसपी से कम कीमतों पे अपने उत्पाद हमें दीजिए। तो वो सब चीजें आगे हम समस्याओं के क्रम में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि मंडियों के प्रबंधन में सरकार की भी हिस्सेदारी थी, किसानों की भी थी, और व्यापारियों के जो प्रतिनिधि थे उनकी भी हिस्सेदारी थी। ये चीजें हमने देख ली उसके प्रावधानों से जुड़ी। अब इसकी कुछ सीमाएं देखें, तो इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी सीमाएं ये हैं एपीएमसी की, बेसिकली जो लिमिटेशंस हैं इसकी, कि प्रभावी किस विपणन ढांचे के लिए किसानों की बाजार से निकटता आवश्यक है ना। मतलब अगर आपको बता दिया गया कि आप इसी मंडी में अपना उत्पाद बेच सकते हैं, तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मंडी भी तो बहुत सारी होनी चाहिए, ताकि आपको अपने नजदीकी मतलब 70-80 किलोमीटर के अंदर या 40-50 किलोमीटर के अंदर जितने नजदीक हो आपके मंडी ना, या जितने नजदीक हो आपके वो उत्पादन बाजार समिति, उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आपको उतनी परिवहन लागत कम लगेगी, उतना ही आपको जो परेशानी कम होगी। तो बाजारों की किसानों से निकटता भी जरूरी थी। किंतु देखें तो कई राज्यों में इसमें अंतर दिखाई पड़ता है, जहां आदर्श स्थिति क्या है कि 78 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कृषि बाजार समिति की मौजूदगी होनी चाहिए। मतलब एक आदर्श माना जाता है कि 78 स्क्वायर किलोमीटर, 78 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक कृषि बाजार समिति होनी चाहिए, तब किसान को उस तरह से अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा वित्त का। लेकिन दिक्कत क्या हुई है कि ये पंजाब में जहां 118 किलोमीटर है, क्योंकि पंजाब कृषि के माध्यम से बहुत संपन्न भी रहा है, और कल जब हम बात भी कर रहे थे तो हमने देखा था एफसीआई का जो मतलब अच्छे से काम करता है एफसीआई जिन कुछ स्टेट्स में, उसमें पंजाब भी है, हरियाणा भी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आदर्श से तो वो दूर है ना, 78 वर्ग किलोमीटर के दायरे में तो नहीं है, लेकिन 118 वर्ग किलोमीटर के दायरे में पंजाब में है। किंतु देखिए मेघालय में कितना है, 1124 वर्ग किलोमीटर के दायरे में। तो एक बड़ा अंतर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मेघालय में जो कृषि होगी वो बहुत लाभकारी नहीं होगी, और वहां पे कृषि उत्पाद कैसे होंगे, महंगे हो जाएंगे। और अगर वो महंगे भी नहीं होंगे तो उनका सस्ता करने के क्रम में या उन्हें उपभोक्ताओं तक सस्ता पहुंचाने के क्रम में
खाद्य सहाय की बहुत ज्यादा सरकार को खर्च करनी पड़ेगी। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कृषि उत्पादन बाजार समिति की एक प्रमुख सीमा के रूप में उभर कर आता है। फिर देखिए, कृषि बाजार समितियों में पंजीकरण के लिए ना, अगर आपको कृषि बाजार समितियों में रजिस्ट्रेशन कराना है अपना, ठीक है, आपको रजिस्टर्ड होना है वहां, तो इच्छुक कमीशन एजेंटों या व्यापारियों के लिए एक दुकान या गोदाम का स्वामित्व अनिवार्य है। कि एक मतलब कंडीशन रख दी गई कि आपके पास एक दुकान हो या गोदाम का स्वामित्व हो आपके पास, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो बड़े बड़े व्यापारी रहेंगे या बड़े बड़े कमीशन एजेंट रहेंगे, उन्हीं का ही बोलबाला होगा और वही अपने हिसाब से उत्पादों की कीमत तय करेंगे, ठीक है। और मजबूर कर सकते हैं वो किसानों को अपने उत्पाद सस्ते दामों पर बेचने के लिए। तो वो एक चीज जो ये शर्त रख दी गई, ये शर्त क्या हुई, एक ये महत्वपूर्ण अवरोधक बन गई। क्योंकि आप देखें तो बाजार समितियों के पास बहुत ज्यादा स्थान भी नहीं है उस तरह से, और इससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी डाइवर्स मतलब एक इंपैक्ट पड़ा या एडवर्स इंपैक्ट पड़ा, एक प्रतिकूल असर पड़ा। कैसे, आप देखेंगे तो बाजार समितियां बहुत पुराने दौर में थी और उसमें कोई नया इंफ्रा उस तरह से डेवलप हुआ नहीं, तो उनके पास सीमित जगह थी। और ऐसा था भी नहीं कि वहां पे कोई नया इंफ्रा बन गया हो और वहां गोदाम का स्वामित्व वगैरह, जिस तरह से आपने देखा भी है कि किस तरह शीत भंडार गृह वगैरह बहुत कम है भारत में, हम लगातार बात यही कर ही रहे हैं। तो कृषि बाजार समितियों में ये जो एक रजिस्ट्रेशन के लिए ये एक चीज रख दी गई ना, ये प्री कंडीशन, इस प्री कंडीशन ने न केवल प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल असर डाला, बल्कि एक बहुत बड़ा असर इस पर भी डाला कि नए कमीशन एजेंट भी नहीं आ सकते थे ना, या नए व्यापारी वहां पे घुस नहीं सकते थे, उनका मतलब इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता था। उन्होंने अपना एक स्पेशल ग्रुप बना रखा था, जो बड़े व्यापारी थे, उसमें नए लोगों की नहीं हो सकती थी उस तरह से एंट्री। इसमें भी क्या है कि जो नियम कानून बनेंगे, उसमें हमने देखा था ना किस तरह किसान और सरकार के प्रतिनिधि थे और व्यापारियों के प्रतिनिधि थे, तो वो इस तरह से नियम बनाते थे कि उनके हित सधते रहें और नए लोगों की कम से कम एंट्री हो। फिर देखिए, बाजार समिति में बाजार संरचनाओं का भी अभाव है, जो बाजारों की संरचना है और संरचना बेसिकली उसका भी अभाव है। जैसे कॉमन ड्राइंग यार्ड ना, कि कॉमन ड्राइंग यार्ड है, वहां पे आप अपनी फसल डाल दीजिए, सुखा दीजिए या कुछ कर दीजिए, या कोल्ड स्टोरेज है या ट्रेडिंग सुविधा है या इलेक्ट्रॉनिक माप है, इन सब का भी अभाव है ना। मतलब तौलने की पारंपरिक पद्धति होगी तो बहुत एक लंबी लाइन लग जाएगी किसानों की गाड़ियों की ना। एक कॉमन ड्राइंग यार्ड भी नहीं है कि वहां आप छोड़ दें अपने उत्पाद और उसके बाद आप आराम से घूमिए टहलिए, जब आपका टोकन नंबर आए तो आप चले जाएं। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे एक ये भी हो सकता है कि आप मोबाइल से जोड़ दीजिए। अब मोबाइल क्रांति पूरी तरह आ चुकी है, तो जब आगे हम सुझावों पे बात करेंगे तो मोबाइल क्रांति आ गई है। आपका आपने वहां पे बाहर एंट्री कराई, जैसे ही आपका नंबर आया तो आपको मैसेज आ जाएगी आपका नंबर आने वाला है ना। तो उस पर हो सकता है, तो वहां कृषि बाजार समितियों में जो सुझाव हो सकता है वो तो, लेकिन यहाँ पे बाजार और संरचनाओं का अभाव है जो इसकी एक बड़ी सीमा है। फिर देखिए, इन बाजार समितियों में कुल शुल्क वसूली औसतन 15% के ऊपर है। मतलब अगर मान लीजिए आप 100 रुपए का अपना उत्पाद बेच रहे हैं वहां पे ले जाके, तो आपको कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, आपको मिलेगा 85 रुपए। उसका रीजन ये है कि जो आपसे फीस ली जाती है तरह तरह की, वो फीस जो निर्धारित करती है मंडियां, तो वहां पे वो जो फीस ले ली जाती है तो आपको प्रभावी कीमत बहुत कम करके मिलती है। तो वहां आपकी किसानी का आप मतलब मान के गए कि हमें मान लीजिए 100 रुपए मिलेंगे, इस उत्पाद को बेचने के बाद मिले आपको 85 रुपए, तो वो भी एक बड़ी सीमा है। फिर देखिए, उत्पादों में जो देखते हैं ना पश्च फसल बर्बादी, लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है। एक अनुमान है जो आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि 50,000 करोड़ रुपए की पश्च फसल बर्बादी होती है। उसका कारण क्या है कि हमारे पास भंडार गृह उस तरह से नहीं है, हम उस तरह से फसलों को संभाल के नहीं रख पाते हैं, और हमारा तंत्र उस तरह से डेवलप नहीं है और संरचना उस तरह से डेवलप नहीं है। और ये जो बर्बादी है वो देखिए तो सब्जियों में और फलों में, जो जल्दी मतलब खराब होने वाली फसलें हैं, इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है, इसमें सब्जियों में कितनी है 12% तक है, और फलों में कितनी है 18% तक बर्बादी हो जाती है ना। और कृषि उत्पादों की जो मौसमी प्रवृत्ति है, जो अगला पॉइंट है हमारा, और अवसंरचना परियोजनाओं की लंबी अवधि ना। कृषि उत्पादों की मौसमी प्रवृत्ति मतलब एक विशेष मौसम में ही कृषि उत्पाद होते हैं ना, अलग से उस तरह से चीजें नहीं हो पाती हैं। और अवसंरचना परियोजना बड़ी लंबी चलती है, चाहे
कोल्ड स्टोरेज हो चाहे मेगा फूड पार्क हो, वो सारी चीजें बड़ी एक लंबी चलती हैं। जिससे क्या होता है, वो मनी फंसा रह जाता है वहां पे। इससे क्या होता है, आर्थिक वहनीयता, जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का जो प्रश्न है वो बड़ा होता जाता है। जिससे क्या होता है, कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए भी लोग प्रोत्साहित नहीं होते, नए निवेशक कृषि क्षेत्र में नहीं आते। ये भी एक समस्या है। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि अवसंरचना बेहतर रखी जाए, या सरकारें क्या कोशिश करें। फिर देखिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, जिसकी हमने जिक्र कर लिया था, जिसको लाया गया था भारत सरकार द्वारा, और कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के साथ साथ कर अवरोध ना, कर जो कर बहुत ज्यादा लगते हैं, या भौतिक अवरोध राष्ट्रीय स्तर पर समेकित बाजार की विकास की संभावनाओं को भी बाधित करते हैं। मतलब कर मतलब जो शुल्क लग जाते हैं वो हम लोगों ने देख लिया, और क्या भौतिक अवरोध भी है ना। भौतिक अवरोध कैसे है, तरह तरह की चीजें जो फिजिकल बैरियर्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो इनको कम करने के लिए क्या किया गया है, कुछ कुछ पहले की गई हैं। जैसे ई नैम किया गया था, जो आपने देखा था ना, ई नैम 2016 में आया था, या जीएसटी किया गया था। तो ये चीजें एक सार्थक पहल हैं जो ये दिखाती हैं कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि वो एक समेकित बाजार के विकास की संभावना को आगे बढ़ाएगी। फिर देखिए जो मिडिल मैन्स होते हैं, ये बेसिकली एक जो सप्लाई चेन है इसमें बने हुए हैं लगातार। जो एक बड़ी सीमा दिखती है हमें कि जो मिडिल मैन है वो बने हुए हैं, और इसके कारण क्या होता है, अवसंरचनाओं की भी कमी है, और होल्डिंग कैपेसिटी भी किसानों की कम है। इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो अपनी फसल को बहुत समय तक रोक नहीं सकते, क्योंकि वो रखेंगे कहाँ, उनके पास जगह की भी कमी है, और रखे रखे कहीं अगर उत्पाद बेकार हो गया, उसकी गुणवत्ता घट गई, तो वो लेगा कोई नहीं। तो भारत में अंतिम उपभोक्ता द्वारा अदा की गई कीमत का केवल 15 से 40% का ही हिस्सा किसानों तक पहुंचता है। ये कौन बता रहा है, ये अशोक दलवई समिति जो बनी थी, बेसिकली अशोक दलवई समिति जो बनी थी उसका ये अनुमान था। अनुमान क्या था, 15 से 40 के बीच कहीं भी डिफर हो सकता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तीन। एक तो बहुत ज्यादा मिडिल मैन है, इंफ्रा की कमी है, और होल्डिंग कैपेसिटी कम है, जिसकी वजह से मान लीजिए अंतिम उपभोक्ता आप हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए कोई बिस्किट मिला 10 रुपए में, तो उस बिस्किट से आपने 10 रुपए पे किए। आपको क्या लगता होगा, आपको लगता होगा कि कम से कम 7-8 रुपए तो किसान को मिला ही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए 15 से 40% ही है केवल। मतलब कितना मिला किसान को, आपके 10 रुपए के बिस्किट खरीदने पर केवल 1.5 रुपए, 2 रुपए, या 3 रुपए, या 4 रुपए मैक्सिमम। 4 रुपए भी वहां पे जहां पे अवसंरचना और ये सारी चीजें बहुत दुरुस्त हैं। नहीं तो हालत क्या है कि एक एक 1.5-1.5 रुपए उनको मिलता है। तो आप सोचिए किसानी के लिए कितना प्रोत्साहन बचा, नहीं बचा। तो अशोक दलवाई ने इस मुद्दे पे ध्यान देने की बात की थी। ये पॉइंट्स आप सारे यूज कर सकते हैं अपने आंसर में भी। फिर देखिए भारत में डायरेक्ट सेलिंग की अवधारणा अभी आरंभिक चरण में केवल विनिर्मित उत्पादों में ही दिखती है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब अगर आपके पास कोई परचून की दुकान है, आप सीधे विनिर्मित उत्पाद ले आएंगे, बिस्किट ले आएंगे, नमकीन ले आएंगे, उसको आप सीधे बेच सकते हैं, ठीक है। और उसका जो फायदा होता है ना, और वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, एमआरपी होता है। और यहाँ पे किसानों के लिए क्या है, मिनिमम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आप सोचिए शब्द में ही कितना हेर फेर है, वो मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है। तो इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है, इसकी वजह से दिक्कत ये होती है कि जो किसान हैं उनको अपने उत्पादों की उचित और लाभकारी कीमत नहीं मिल पाती है। और डायरेक्ट सेलिंग की जो अवधारणा है उसके कारण विनिर्मित उत्पादों में ही ये आरंभ में अभी दिख रही है। जबकि इसको करना क्या चाहिए कि उचित और लाभकारी कीमत अगर मिले तो किसान अपने उत्पाद केवल एक मंडी तक ही न बेच पाए, आगे भी बेच पाए, और डायरेक्ट सेलिंग कर पाए, सीधे फार्म गेट मतलब अपना सेल कर दें। तो जिसके लिए आप देखेंगे तो बिहार और महाराष्ट्र 2 स्टेट्स ने ऐसा कर दिया है, लेकिन उसका भी बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। फिर देखिए क्या हुआ है, विपणन श्रृंखला जो है उसमें बिचौलियों की अधिकता है, जो मैंने जिक्र किया ही कि किस तरह से मिडिल मैन ज्यादा है, जिसके कारण कृषि उत्पाद के मूल्यवर्धन के बिना ही उसकी लागत बढ़ जाती है। मतलब मिडिल मैन इतने ज्यादा हैं कि जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि 10 रुपए का बिस्किट बना, ठीक है, 1.5 रुपए मिलता है फाइनली किसान को उसमें, मान लीजिए। तो हुआ क्या कि ये जो रॉ मटेरियल ही रहा, गेहूं ही, मिडिल मैन इतने ज्यादा हैं कि गेहूं की कीमत इनिशियली जब मतलब वहां इकाई तक पहुंचता है, उत्पादन इकाई तक, तभी 6 रुपए हो जाती है ना, या 6.5 या 7 रुपए हो जाती है।
ठीक है, तो आप सोचिए कि जब ये पहले ही मूल्यवर्धन हो जाएगा, जब वो रॉ स्टेज में रहेगा, तब उसकी जो लागत बढ़ेगी, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? उसका प्रभाव उस इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा, वो भी ग्रो नहीं कर पाएगी, उपभोक्ताओं को भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे समस्या बड़ी हो जाएगी। तो मिडिल मैन को हटाने के लिए ही क्या किया गया था? ई नैम का कॉन्सेप्ट वगैरह लाया गया था कि इतने सारे मिडिल मैन ना हो। इसी वजह से इनका विरोध भी था। फिर देखें, किसानों की कर्ज लेने की समस्या उनके उत्पादों की उचित और लाभकारी कीमत दिला पाने में महत्वपूर्ण अवरोधक का काम करती है। बेसिकली है क्या कि किसान जो अपने कर्ज लेते रहते हैं, उससे क्या होता है, उन्हें उनके उत्पादों की उचित और लाभकारी कीमत नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो मजबूर होते हैं। वो कर्ज लेते हैं और उसके बाद उनके बीच पहले ही पैक्ट हो जाता है व्यवसायी के बीच कि मैं तुम्हें कर्ज दे रहा हूं और तुम अपने उत्पाद मुझे इतनी कीमतों पर दोगे। तो उससे क्या होता है, उन्हें उनकी सही कीमत नहीं मिल पाती, उचित कीमत नहीं मिल पाती। तो वो एक ऋण जाल में, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। ये भी इसकी सीमा है। इसी कारण क्या हुआ था, बिखरी हुई जो चैन सप्लाई है ना, आपूर्ति श्रृंखला है, सप्लाई चेन, बिचौलियों की ज्यादा संख्या और उचित समय पर सही बाजार सूचनाओं के अभाव ना, मतलब सही बाजार सूचनाएं नहीं पहुंच पाती किसानों तक, उतने जागरूक भी वो लोग नहीं है। ये जो तीन समस्याएं हैं, ये परिवहन और परिवहन के सीमित साधनों की उपलब्धता के कारण भी महत्वपूर्ण जो विपणन अवरोध के रूप में ये नजर आती हैं। ठीक है, इन तीन समस्याओं के कारण। तो जो मोटा मोटा हमने इतनी देर डिस्कस किया कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो भी बहुत बाधित है, मिडिल मैन भी बहुत ज्यादा है, और सही बाजार और संरचनाओं का अभाव भी है, परिवहन संरचना भी उस तरह डेवलप नहीं है, उनकी बड़ी एक उन रिसोर्सेज की बड़ी एक सीमितता है ना, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो एक विपणन अवरोध लगातार बना हुआ रहता है। इसके अलावा और क्या देखें जो सीमाएं हैं, एक अन्य विडंबना ये भी है कि जो शुल्क है ना, अब आप सोचिए कि जो यहां से फीस कलेक्ट की जाती है एपीएमसी से, जो मैंने देखा था हम लोगों ने ना कि 15% तक रहता है ना, हमने देखा था कि शुल्क बहुत ज्यादा है, कर अवरोध है। तो जो 15% तक जो वो टैक्स लिया जा रहा है या फीस ली जा रही है, वो राजकोष में नहीं जाती है ना, और ना ही इसका कोई लेखा परीक्षण होता है। तो वो कहाँ यूज होती है, कैसे होती है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है, ना उस पर कोई अंकेक्षण होता है, उस तरह से ऑडिटिंग भी नहीं होती है। तो इसे खर्च करने के लिए विधानसभा के अनुमोदन की भी जरूरत नहीं है। सोचिए, तो उसको वो किसी तरह से भी खर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एक कार्टेल बन गया है ना व्यापारियों का, वो उसे अपने तरीके से यूज करते हैं। और क्योंकि आप देखते हैं मंडियों में भी राजनीतिक दलों की उस तरह से भागीदारी होती है, और वहां पे मंडियों में जो इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें भी खूब धन बल चलता है, बाहुबल चलता है, वो सारी चीजें चलती हैं। तो इससे क्या हुआ है, इससे समस्याएं लगातार बढ़ती गई हैं। और ये जो एक मुख्य समस्या है कि एपीएमसी जो फीस वसूलती है वो दिक्कत करने लगती है। तो इन्होंने भी मिलकर क्या किया, इन सभी ने मिलकर कृषि विपणन के लिए चुनौतियां उत्पन्न की, और अंततः हमें इन चार पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, जिन चार पहलुओं पर ध्यान देके मुख्यतः क्या हुआ, एपीएमसी मॉडल एपीएमसी एक्ट की पृष्ठभूमि बनती है। मॉडल एपीएमसी एक्ट क्यों आया, ये इन्हीं चार पॉइंट्स को आप देखकर समझ सकते हैं। तो मुख्यतः हुआ क्या है कि जो कृषि उत्पाद हैं उनके उपयुक्त और समुचित भंडारण क्षमता का विकास करना था। ठीक है, ये पृष्ठभूमि कैसे बन रही है कि जो कृषि उत्पाद के उपयुक्त और समुचित भंडारण क्षमता का विकास करना था, परिवहन ढांचे में सुधार करना है, ताकि कृषि उत्पाद जो है वो कम लागत पर मूव कर सकें, एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकें, और बाजार और संरचना सुविधाओं से युक्त ना आधुनिक कृषि बाजारों का विकास हो, जो हमने जिक्र किया था अभी। आधुनिक कृषि बाजार कैसे हों कि उनका अपना ड्राइंग यार्ड हो जहां पे वो फैला सके ना, इलेक्ट्रॉनिक माप का यूज किया जाए, उनको पैसे तुरंत के तुरंत ना हाथों हाथ दे दिए जाएं। तो उन सब चीजों के लिए ध्यान में रख के मॉडल एपीएमसी एक्ट की जो पृष्ठभूमि बन रही है उसके पीछे ये चार कारण मुख्यतः हैं। इसके अलावा किसानों के सशक्तिकरण की बात है, क्षमता उन्नयन की बात है, और उनके साथ उनकी होल्डिंग क्षमता और मोल भाव, मुख्यतः ये मोल होगा, मोल भाव करने की क्षमता को बढ़ाने की बात है ना, कि मतलब आप होल्ड कर सकें अपनी फसल को 2 से 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन रोक सकें, और मोल भाव कर सकें कि नहीं हमें तो इतनी कीमत मिल रही है वहां से। तो वो उसके लिए क्या, उसके लिए एक मॉडल एपीएमसी एक्ट की जरूरत थी। इसी वजह से
क्या हुआ, एक मॉडल एपीएमसी एक्ट को बनाया गया केंद्र सरकार द्वारा कि उसी को अनुपालन करके राज्य चाहे तो अपने यहाँ उस तरह से बाजार समितियां रिडिफाइन कर सकते हैं। फिर देखिए ये मॉडल एपीएमसी एक्ट है जो बनाया था केंद्र ने, तो इसके अंतर्गत क्या है, बेसिकली विधिक व्यक्ति उत्पादक और स्थानीय प्राधिकरणों को ना इसी क्षेत्र में कृषि उत्पादों के लिए नए बाजारों की स्थापना की दिशा में पहल करने के लिए अधिकृत किया गया कि आप नए बाजार बनाइए ना, चाहे वो कोई विधिक व्यक्ति हो, उत्पादक हो, स्थानीय प्राधिकरण हो, तो नए बाजारों की दिशा, जो मतलब नए बाजारों की स्थापना की दिशा में जो पहल करने की बात की गई थी वो यहाँ पे की गई थी। अर्थात ये जो एक संशोधन था वो एक क्षेत्र में एक से अधिक विनियमित बाजार की स्थापना को संभव बनाता है। हमने क्या देखा था कि एक बड़े क्षेत्र में आप देख रहे थे कि कुछ जो अधिकतर किसान है, एक बड़े क्षेत्र में मंडी एक ही है, नए बाजार उस तरह से हैं नहीं, तो ये एक्ट क्या कहता है कि और भी ज्यादा बाजार बनाए जाएं, और वो कौन बनाए, कोई विधिक व्यक्ति बनाए या उत्पादक बनाए और स्थानीय प्राधिकरण बनाए, तो वो कोई भी बना सकता है, कोई भी व्यक्ति जो मजबूत हो, जिसे लगता है कि इस तरह की नए बाजार बनाए जा सकते हैं। तो मोनोपोली तोड़ने की बात यहाँ पे कही गई है एक तरह से। मॉडल एक्ट में जो विद्यमान बाजार हैं इसके अतिरिक्त विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए विशेष बाजार की स्थापना का भी प्रावधान यहाँ किया गया। मतलब जैसे जो शीघ्र खराब होने वाली फसलें हैं उनके लिए अलग से बाजार हो, फल के लिए, सब्जियों के लिए ना उनके लिए अलग से बाजार हो, उसको गेहूं और चावल के साथ जोड़ के न रखा जाए, उसके लिए अलग से व्यापार होता रहे, क्योंकि वहां पे वो शीघ्र खराब होने वाली फसलें, उनका अलग तरीके से मोल भाव होता है, सारी चीजें। फिर देखिए मॉडल एक्ट क्या करता है, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया और बाजार क्षेत्र में होने वाले लेन देन में पूर्णता पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसानों के लिए बाजार उन्मुख विस्तार सेवाओं को उपलब्ध करवाने की बात करता है। ठीक है, कि जो मूल्य निर्धारण प्रक्रिया है और बाजार क्षेत्र में जो होने वाले लेन देन है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी और जो बाजार उन्मुख विस्तार सेवाएं हैं उनको उपलब्ध करवाया जाए ना, मार्केट ओरिएंटेड हो जो, और बिक्री के दिन ही भुगतान मिल जाए। ये भी हमने देखा था, बात भी की थी कि कई बार ना पैसा रुक जाता है, वो अपना अनाज बेच के जाते हैं और 5 से 7 दिन बाद उनके अकाउंट में, या कई बार 1 महीने बाद उनका पेमेंट होता है उनके अकाउंट्स में, या फिर अगर अकाउंट्स नहीं है उस तरह से उनका मतलब आर्थिक एकीकरण नहीं हुआ है तो उनको आना पड़ेगा दोबारा मंडी में वो लेने, तो वो चीज ना हो, उसी दिन बिक्री के दिन उनका भुगतान सुनिश्चित हो जाए। फिर देखिए बाजार समिति के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इनकी नियुक्ति खुले बाजार से शामिल किए गए विशेषज्ञों के बीच से हो, मतलब उन्हीं के बीच का ना हो, बाजार समिति के बीच का ही हो ना हो, अगर वो उनके बीच का होगा तो वो उन्हीं के हितों को पोषित करता रह जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था मॉडल एपीएमसी एक्ट में। फिर यहां देखेंगे तो हाँ, मॉडल एक्ट क्या करता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पहली बार बात करता है ना, और पूरे एक अध्याय इसको इसने क्या किया था, डेडिकेट किया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया जाए, किस तरह किसानों का हित संरक्षित किया जाए, और अनुबंधनकर्ता को ना, जो अनुबंध करे, जो भी व्यापारी, उसको सीधे खेत से कृषि उत्पादों की खरीद की अनुमति देता है। जो हमने देखा था कि जो फार्म गेट पे मतलब वो व्यापार नहीं कर सकते, अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, इसको तोड़ता है, और वो क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है, और कहता है अगर राज्य चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं और अपने किसानों को अनुमति दे सकते हैं कि वो सीधे सीधे बड़े व्यापारियों से बात कर लें। लेकिन इसमें कई लीगल पेच है कि अगर फसल बर्बाद हो गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी, किस तरह से किसान उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, या फसल की कीमत अचानक से बढ़ गई, ठीक है, या मान लीजिए कोई जो जींस पैदा हो रहा है उसकी कीमत अचानक से मार्केट में बढ़ी हुई है और जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो किसान ने सस्ती कीमतों पे कर लिया, तो वो उसके लिए क्या एक मैकेनिज्म होगा, वो सब डेवलप करने का जिम्मा किसके ऊपर आ जाएगा, राज्यों के ऊपर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात की गई है। इसके अलावा देखें तो मॉडल एक्ट में जो गवर्न मार्केट्स है ना, प्रशासित बाजार में अधिसूचित कृषि उत्पादों की बिक्री पर लगने वाले बाजार शुल्क को एकल आधार बिंदु पर आरोपित करने का सुझाव दिया। मतलब सिंगल लेवी की बात की गई है कि बहुत ज्यादा मल्टीपल टैक्स ना लगे, कि हर जगह आप जा रहे हैं, हर एक स्तर पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है, सामने ही जब आप एंट्री करें ना मॉडल एक्ट में, मतलब बेसिकली आप मंडी में आप अपना अनाज लेकर जा रहे हो बेचने के लिए, तो वहीं पे सामने ही एक बार आप टैक्स दे दें, जो भी लेवी वगैरह हो,
और उसको पे करने के बाद आपके ऊपर अतिरिक्त कोई भार उस तरह से ना लगे। तो यहाँ पे देखें तो जो मैंने बात की थी ना, 100 रुपए में 85 रुपए ही मिल पाते हैं, तो उसको कम करने की बात की गई है कि उसको कम किया जाए और उसको कम से कम, अगर वो 100 रुपए का उत्पाद बेच रहा है तो 95 रुपए उसको कम से कम मिले। ठीक है, तो उसकी बात की गई है। फिर देखिए, मॉडल एक्ट कृषि उत्पादों की बिक्री करने वाले किसानों से किसी भी प्रकार की कमीशन वसूली का निषेध करता है ना, कि ऐसा नहीं कि आप वहां पे अलग अलग से ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं और आपको उनको वहां पे कमीशन देना पड़ रहा है। आप अपने उत्पाद बेचे वहां पे और आपको मान लीजिए 5,000 रुपए मिले, तो आपको 500 रुपए उसमें किसी को कमीशन देना पड़ेगा। उसकी भी मतलब उसका निषेध करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। फिर देखिए, मॉडल एक्ट उपभोक्ता कृषि बाजार की स्थापना का प्रावधान करता है ताकि उपभोक्ताओं के हित में ऐसे कृषि उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री संभव हो सके। इसी के तहत आप क्या देखेंगे, इसी के तहत आप देखेंगे ई नैम वाला जो प्रावधान है कि उपभोक्ताओं का हित भी संरक्षित रहे और वो इंटरनेट के थ्रू जुड़े रहें विभिन्न जो मंडियां हैं राज्यों की उनसे, और उन मंडियों से जुड़े रहेंगे तो उनको एक प्रतिस्पर्धात्मक कीमत मिलेगी और उसके बाद उस अनाज को खरीद के या उस उत्पाद को खरीद के वो अपनी फैक्ट्रीज को उस तरह से ग्रो कर सकते हैं या चला सकते हैं। तो किसानों का हित भी देखा गया है। इसके अलावा इस मॉडल एपीएमसी एक्ट में उपभोक्ता कृषि बाजारों के माध्यम से देखें तो उनका भी हित देखा गया है, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट बने उसकी कीमत बहुत प्रतिस्पर्धी रहे और सभी को वो जो लाभ हो रहा है वो कुछ वर्गों तक ना सीमित रहे, वो सभी तक बराबर बट जाए। इसके अलावा मॉडल एक्ट क्या कहता है, कहता है निजी यार्डों की बात उपभोक्ता बाजारों की और बाजार समितियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को निपटाने का प्रावधान भी करता है। ठीक है, कि अगर इस तरह से कोई समस्या आ जाती है, चाहे वो प्राइवेट यार्ड्स हों आपके ना, जो हमने बात किया था, जो ड्राइंग यार्ड्स वगैरह हैं, या उपभोक्ता बाजार है और बाजार समिति के बीच कई बार हो सकता है विवाद आ जाते हैं, तो उनको भी निपटाने की बात करता है। मॉडल एक्ट बाजार समितियों के पास उपलब्ध फंडों के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान करता है ना, बाजार समिति के पास जो उपलब्ध फंड हैं उसको वो उस तरह से यूज कर सकते हैं। किस किस चीज में यूज कर सकते हैं, एक तो ग्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, दूसरा मानकीकरण में कर सकते हैं और तीसरा गुणवत्ता प्रमाणन में ना। जैसे आप गेहूं लेके आए तो उन्होंने चेक किया कि आपकी गेहूं में नमी की मात्रा कितनी है, साइज क्या है, और वो गेहूं से जब आटा बनेगा उसकी क्या कीमत होगी, इस सब के लिए। ठीक है, तो इस सब में वो क्या कर सकता है, जो उसके फंड है उसको इस्तेमाल कर सकता है और अपने जो बाजार समिति है उसको मॉडर्न कर सकता है पूरी तरह से। इसके अतिरिक्त देखें तो इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए ट्रिपल पी की भी बात करता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता है वो, कि वहां पे दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट आए, पब्लिक की तरफ से आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आए उन सब की, और संरचना निर्माण में। इसीलिए हमने देखा था ना कि जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें 100% एफडीआई की बात कर दी गई है, क्योंकि पैसा आना चाहिए, मतलब कृषि क्षेत्र में पहले पैसा आना चाहिए, इसीलिए ट्रिपल पी की भी बात करता है। कृषि उत्पादों की ई ट्रेडिंग को संभव बनाने के लिए और इसके विनियमन के लिए भी अपेक्षित प्रावधान मॉडल एक्ट में किए गए हैं। तो ई ट्रेडिंग वाला हमने देखा है, ई नैम वगैरह से जोड़ के या उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करने की जो बात कही गई थी उसको भी ध्यान में रखता है मॉडल एपीएमसी एक्ट। अब देखिए, ये तो सारी चीजें अच्छी अच्छी हो गई कि मॉडल एपीएमसी एक्ट क्यों, मतलब क्या क्या बात करता है क्यों, लेकिन ये सारी चीजें तो अच्छी थी नहीं, समस्याएं तो अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि किसानी की हालत तो अभी भी खराब है। भले आप किसानों की दोगुनी आय की बात करते हैं 2022 तक, लेकिन ऐसी चीजें सब ठीक नहीं हुई। तो क्या क्या दिक्कत है, एक तो बाजार का विभाजन है ना, एपीएमसी सुधार क्यों आवश्यक है, एक तो बाजार विभाजित है, मतलब कृषि बाजार में एपीएमसी का एकाधिकार एकाकृत बाजारों की तुलना में ग्राहकों की प्रतिस्पर्धा को कम करता है। ठीक है, तो अभी भी उनका एकाधिकार बना हुआ है। क्यों, क्योंकि ये मंडियों की भौगोलिक सीमा ग्राहकों की संख्या और ग्राहकों की पहुंच को अभी भी सीमित करता है। तो बात तो की गई कि मतलब उत्पादक और जो विधिक व्यक्ति हैं वो सभी मिलकर नए बाजार समिति का निर्माण करें, नई बाजार बनाएं, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। तो बाजार अभी भी सीमित ही हैं और उनको अपने उत्पादों के लिए अभी भी वहां पे जो बाजार समिति है उन्हीं के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है, मतलब क्रियान्वयन के लेवल पे कमियां रह गई। तो एपीएमसी में सुधार की जरूरत अभी भी दिखती है। इसके अलावा देखिए, उच्च स्थानिक मूल्य भिन्नता, मतलब अगर भारत में कहीं पे कोई उत्पाद किसी मंडी में किस रेट पे गया और किसी और मंडी में किस रेट पे गया, उन दोनों के बीच का जो अनुपात है
वो कितना है, तो अगर हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी से तुलना करें, अमेरिका से तुलना करें, तो मान लीजिए अमेरिका में किसी डेवलप्ड इकोनॉमी में, अमेरिका में बेसिकली मान लीजिए वहां की मंडी में एक उत्पाद बिका, ठीक है, एक राज्य में, 50 राज्य हैं अमेरिका में, किसी एक राज्य में एक उत्पाद बिचा, वो हाईएस्ट कीमत थी, मान लीजिए वो 100 था, और जो लोएस्ट कीमत थी वो मिली 80 रुपए, तो 20 रुपए रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ उच्च स्थलित मूल्य भिन्नता भिन्नता है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब भारत में जो हाईएस्ट कीमत मिली किसी मंडी में, वो मान लीजिए 100 रही, और जो लोएस्ट कीमत मिली वो और कम रही, मान लीजिए वो 40 रही, तो 60 हो गया, ठीक है, 60 हो गया। वहां पे अमेरिका में अंतर कितने का देखा था हमने, 20 रुपए का, और यहां पे अंतर कितने का देखा, 60 रुपए का। तो ये अंतर क्या दिख रहा है, ये 3 गुना अधिक देखा गया है। एक रिसर्च इसको बताती है कि ये 3 गुना अधिक देखा गया है। तो इससे क्या होगा कि कृषि कहीं पे तो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रही है, और कहीं पे बहुत बुरा प्रभाव कर मतलब परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कुल मिला के, कि बाजार अच्छी तरह से एकीकृत नहीं है। अगर अच्छी तरह से एकीकृत होंगे तो ई नैम का यूज करके और तरह तरह चीजों का यूज करके या लॉजिस्टिक्स का यूज करके किसान अपने उत्पादों को वहीं बेचेंगे ना जहां उन्हें ज्यादा रेट मिलेगा। वो सस्ते में क्यों बेचना चाहेंगे? तो उसके पीछे रीजन ये है कि बाजार अच्छी तरह से इंटीग्रेट नहीं है, इंटरनेट की उस तरह से इंटेंसिटी नहीं है, इंटरनेट का मतलब इन्फिल्ट्रेशन उस तरह से नहीं है, और लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसलिए भी एपीएमसी में सुधार की जरूरत है। फिर कार्टलाइजेशन की बात हमने की थी कि ये मूल्य निर्धारण तंत्र को पूरी तरह से बाधित कर देता है। हमने देखा था कि कैसे एमएसपी से भी कम कीमत लेने पर बाध्य कर देता है कई बार वो किसानों को। फिर देखिए मध्यस्थता का उच्च स्तर, जिक्र ही हमने कर लिया था कि जो अशोक दलवाई समिति थी वो किसानों को क्या कहती है, किसानों को कहती है कि उपभोक्ता मूल्य का 15 से 40% हिस्सा ही उनको मिलता है। मतलब वही बात जो बात की थी कि 10 रुपए का जो बिस्किट है आप खरीदते हैं तो उस 10 रुपए में केवल 1 से 1.5 रुपए या 2 रुपए ही किसान को मिलता है। इसके पीछे रीजन क्या है, संस्थागत ऋण बाजार की अनुपलब्धता है, उच्च परिवहन और प्रसंस्करण लागत है, और किसान को प्राप्त होने वाले मूल्य और उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल्य के अंतर को और बढ़ा देती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपने 10 रुपए का बिस्किट लिया, उसमें से 1.5 रुपए ही अगर किसान को मिला तो उसको तो पैसा बहुत कम मिला ना, तो वो चला जाएगा ऋण लेने के लिए। लेकिन संस्थागत ऋण तो उस तरह से है नहीं, और किसानों को तो वैसे भी अब ऋण नहीं दिए जा रहे हैं, समस्या लगातार आ रही है, तो वो किससे जाएगा, महाजन साहूकार के पास चला जाएगा ऋण लेने, तो वो ऋण के दुष्चक्र में फंस जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो प्रसंस्करण लागत बहुत ज्यादा है, उच्च परिवहन लागत है। इसके माध्यम से क्या है, उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले जो मूल्य का अंतर है ये और भी बढ़ जाता है, और किसानों को क्या होता है नुकसान, किसानों को उच्च मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता ना, इनको मिल ही नहीं पाता उच्च मूल्य, और वो अलग से एक ट्रैप में फंस जाते हैं और अंततः परेशान होकर आत्महत्या करने तक विवश हो जाते हैं। तो और ये तो हुआ किसानों के स्तर पे बात, जो मध्यस्थता बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के स्तर पे क्या होता है कि उनको भी कम कीमत पर खाद्यान्न की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ये भी एक समस्या है। फिर देखिए उच्च लाइसेंस शुल्क और एपीएमसी जो उपकर हैं, कर, ये दोनों लगातार ज्यादा लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, कृत्रिम महंगाई बढ़ जाती है ना, और उपभोक्ता तक अंतिम लागत बढ़कर पहुंचती है। इसका लाभ किसानों तक भी नहीं पहुंच पाता। तो वही पॉइंट को थोड़ा सा हमने यहाँ इलेबोरेट कर दिया है और ज्यादा, कि जो टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा लगते हैं, जो फीस बहुत ज्यादा लगती है, जो सेस बहुत ज्यादा लगता है, उसकी वजह से अंतिम लागत बढ़ जाती है। फिर बर्बादी, खराब भंडारण और परिवहन की वजह से भी मूल्यवर्धन उस तरह से नहीं हो पाता है ना, वैल्यू एडिशन उस तरह से नहीं हो पाता है, क्षति हो जाती है। सुझाव क्या है, ये जो एपीएमसी में ये सारी समस्याएं हैं, तो सुझाव ये है कि बाजार और संरचना का सृजन किया जाए। कैसे? भौतिक एकीकरण किया जाए और डिजिटल एकीकरण किया जाए। मतलब भौतिक अवसंरचना, सड़क, परिवहन साधन, वो सारी चीजें ठीक की जाए। डिजिटल एकीकरण मतलब ई नैम वगैरह अच्छे से काम करें, इनके माध्यम से सबको जोड़ के देश को एक एकीकृत बाजार के रूप में देखा जाए ना, देश को एक इंटीग्रेटेड मार्केट के रूप में देखा जाए। उनको ऐसा नहीं कि अलग अलग देखा जाए, जैसे हमने देखा ना कि मतलब कहीं पे उत्पाद की बहुत ज्यादा कीमत मिल रही है और कहीं पर बहुत ज्यादा कम मिल रही है, तो नहीं, एकीकृत हो जाए, इंटीग्रेटेड हो जाए बाजार। लक्षित बाजारों को परिवर्तित करना, मतलब कुछ टारगेट कर लिए जाएं बाजार और उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए।
फिर क्या, महाराष्ट्र और बिहार की भांति अन्य राज्यों को भी उन कानूनों को, बेसिकली जो लॉज हैं ना, महाराष्ट्र और बिहार ने जैसे चेंज किया, ऐसे ही और भी राज्यों को उन कानूनों को चेंज कर देना चाहिए, संशोधित कर देना चाहिए, जो किसानों को अपनी शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों को स्थानीय मंडियों में ही बेचने के लिए बाध्य करते हैं। मतलब मान लीजिए कोई टमाटर हुआ ना, या आम हुआ, या खीरा हुआ, जो भी फसल है, तो उसको उन स्पेशल बाजार को या उन उत्पादों को चिन्हित कर लिया जाए और बोला जाए कि नहीं, किसान इसको सीधे मतलब बड़े व्यापारियों को बेच सकते हैं, ताकि किसानों को ज्यादा आय मिले। ठीक है, तो ये एक चीज समझने की जरूरत है, जो सुझाव के तौर पे आप लिख सकते हैं कि लक्षित बाजारों को परिवर्तित करना, किसको, महाराष्ट्र और बिहार को इस चीज में आपको फॉलो करना है। फिर देखिए, जो भंडारण और संरचना है वो भी बहुत कम है, परिवहन की भी अवसंरचना उस तरह से विकास नहीं हो पाया है। देखिए, अब भंडारण क्षमता भारत की, जो शीत भंडारण क्षमता, ये शीत है बेसिकली, कोल्ड स्टोरेज, भारत की जो शीत भंडारण क्षमता है वो अभी कितनी है, केवल 3.5 करोड़ टन है। लेकिन जिस तरह से भारत का उत्पादन होता है, जिस तरह से सब्जी में भारत बहुत ज्यादा ग्रोथ वगैरह करता है, फल बहुत ज्यादा उत्पादित करता है, तो ये आवश्यकता से कितना कम है, 30-40 लाख टन कम है। तो सोचिए जरूरत कितने की थी, जरूरत 30-40 लाख टन की थी, और आपने कितना, 3.5 करोड़ टन ही है। तो ये भी एक समस्या है, इसे और भी बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं ना, और या ट्रिपल आ सकता है, तो ये भी चीज ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के बाजारों की भी स्थापना की जाए, मतलब जो अंतरराज्यीय व्यापार है इसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के कई बाजार मंडियों की भी स्थापना की जाए। ठीक है, जैसे अभी आप में राष्ट्रीय महत्व के बाजार मंडी कौन सी है, देश में केवल एक बाजार मंडी है, आजादपुर मंडी, जो एशिया की भी सबसे बड़ी मंडी है, जहां पे अभी कोरोना भी फैला हुआ था और फैला हुआ है। तो ये ऐसे राष्ट्रीय महत्व के कई बाजार डेवलप किए जाए ना, जहां पे इस तरह से बहुत ज्यादा स्तर पे मतलब सुधार हुए हों ना, जो अच्छी कीमतें देते हों। फिर देखिए, किसान उत्पादक संघ और सहकारी समितियों की स्थापना की जाए। इससे क्या होगा, लघु और सीमांत किसान सामूहिक सौदेबाजी के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करेंगे। ठीक है, लघु और सीमांत किसान सामूहिक सौदेबाजी करेंगे और उनके लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। फिर देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम का पुनर्गठन किया जाए, मतलब कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं उनको कृषि वस्तुओं के व्यापार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, जो निर्यात को खाद्य प्रसंस्करण करता या कई खुदरा व्यापारी हैं या डिपार्टमेंटल रिटेलर हैं, इनको स्टॉक होल्डिंग सीमा में भी छूट देनी चाहिए। ठीक है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम को भी बढ़ाने की जरूरत है और उसको थोड़ा सा ढीला करने की जरूरत है ना, ताकि एक जो कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए वो फैक्ट्री काम कर रही है, तो उस फैक्ट्री को अगर कच्चा माल चाहिए तो अपने वेयर हाउस में मतलब भर का उत्पादन रख सके, ज्यादा उत्पादन रख सके ना, तो उसको उसके ऊपर आप अलग से कानून बना सकते हैं कि इससे ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन उसको पुनर्गठित करने की जरूरत है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम अब बहुत पुराना हो चुका है, उसको फिर से आप रिडिजाइन करिए। इसके अलावा देखिए, वैकल्पिक जो विपणन विकल्प हैं, जैसे अनुबंध खेती है ना, या किसान उत्पादक संगठन है या सहकारी समिति हैं, इनके माध्यम से डायरेक्ट जो है विपणन किया जाए ना, मतलब अनुबंध खेती अगर आ जाएगी तो किसानों का उस तरह से शोषण नहीं हो पाएगा, अगर उनको बचाने के लिए विधायी पहल उस तरह से करेगी सरकारें। ठीक है, या किसान उत्पादक संगठन है, जैसे आप देखते हैं अमूल वगैरह है ना, वो कैसे सहकारी समितियां स्थापित करके वो अपने विपणन को दुरुस्त रखते हैं और उस पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट कर लेते हैं। फिर देखिए, तो राष्ट्रव्यापी मूल्य प्रसार तंत्र है। ठीक है, जैसे वायदा बाजार आयोग ना, इसने एक पोर्टल बनाया है, एक मार्कनेट। इसका क्या है, इसकी स्थापना ये की है कि एपीएमसी बाजारों और किसान मंडियों के लिए इस पे बेसिकली थोक मूल्य रियल टाइम बेसिस पे आते रहेंगे। तो ये वही है तकनीकी एकीकरण जो करने की बात कहता है ना, कि तकनीकी और भौतिक अवरोध कम किए जाएं और जो बाजार हो वो इंटीग्रेट हो जाए। तो ये आज हमने देखा एपीएमसी एक्ट और इससे जुड़ी हुई चीजें। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इकोनॉमी पे मेरा कोर्स चल ही रहा है, उसके लिए आप इनरोल्ड होने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड डाल सकते हैं RKMUS। ठीक है, आप हम लोगों के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।